लोकसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है, जिसको लेकर पल पल का अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आखिरी चरण में आपको बता दें 57 सीटों पर मतदान चल रहा है और लोकसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी रहती हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। सभी 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त यूपी की 13, बिहार की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। हिमाचल की 4, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। झारखंड की 3, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान जारी। पश्चिम बंगाल की भी 9 सीटों पर मतदान चल रहा है। 57 सीटों पर मैदान में कुल 904 उम्मीदवार हैं। और देखिए, बेहद अहम और कड़ा मुकाबला इस आखिरी और अंतिम चरण में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। बेहद अहम ये मुकाबला और कई महत्वपूर्ण सीटें इसमें। हिमाचल की 4 सीटों पर, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। प्रतिष्ठा की ये सीटें हैं, जहां झारखंड की 3, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा यहां पर सरप्राइज देखने को मिलने वाला। 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और लोकसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग किस तरीके से जारी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तमाम अपडेट्स भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मतदान किया। उन्होंने तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मतदान करते नजर आ रहे हैं। सुबह पहले घंटे में ही वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, जिसके बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। एक संबोधन भी उन्होंने किया। इसी के साथ अपने उंगली पर अमिट स्याही का प्रतीक भी वो दिखाते हुए नजर आए। तमाम मतदाताओं से अपील करते नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की ओर से, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से तमाम दिग्गज जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह सुबह के समय ही मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। देखिए, जनता जब विश्वास में है तो हम उनके सेवक हैं। हम बहुत पहले ही कहे थे कि जनता जनार्दन है। इसका निर्णय जो होता है वो देश के पक्ष में होता है और देश में एक मजबूत सरकार को स्थापित करने के पक्ष में होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, इस महापर्व में अपना अपना योगदान सभी लोग देने का काम करें। आपके लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई का क्या स्वरूप? यहाँ लड़ाई अव्यवस्थाओं से है, तो व्यवस्थाओं से है। और सब लोग मिल करके हम सब लोग मिल करके यहाँ के जो विकास के मानक हैं उस मानक को पूरा करने के लिए और सभी लोग झूम करके मतदान छड़ी के निशान पर करने का काम। आपने सुना भाजपा से जो घोसी सीट से प्रत्याशी हैं ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए, तमाम जो उनका कहना है वो कहा और इसी के साथ मतदान करने की अपील भी की। और 3 तस्वीरों के जरिए हमने आपको लगातार दिखाया किस तरीके से तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसी के साथ जेपी नड्डा मतदान करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे थे। ये 3 तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा ने अपने मतदान का प्रयोग किया, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे। और तीसरी तस्वीर में राघव चड्ढा आपको नजर आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद। बिल्कुल, तो 3 तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिग्गजों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं और लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम दिग्गज अपने घर से निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, घर से निकलना है क्योंकि देखिए सुबह का समय है और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का प्रयास करना है, क्योंकि आखिरी और 7वां चरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में तमाम दिग्गजों ने वोटिंग कर दी है और लगातार वो ये अपील कर रहे हैं जनता से कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है।
पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। तो अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये तस्वीर लालू प्रसाद यादव देखिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं अपने परिजनों के साथ। और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मतदान स्थल की, जहां पर इस वक्त लालू प्रसाद यादव अपने परिजनों के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए तमाम पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी भी इस वक्त मतदान स्थल पर उन्हें सुनने के लिए मौजूद। मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों से घिरे हुए लालू प्रसाद और उनकी फैमिली कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़ी निगरानी के बीच लालू प्रसाद यादव और उनके परिजन जो हैं वो मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखिए नजर आ रहे हैं। और तमाम वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम दिग्गज जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और बिहार की सीटों पर जो मतदान हो रहा है, आपने देखा बड़ी उठापटक बिहार में देखने को मिली और लालू प्रसाद यादव की तबियत भी खराब चल रही थी, जिसके चलते वो ज़्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रहे थे प्रचार के लिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था, जहाँ एक रिकॉर्ड कायम भी करते नजर आए। 200 से ज़्यादा उन्होंने जनसभाएं की हैं, रैलियां की हैं, लगातार जनता के बीच जाते रहे। इंडी गठबंधन का जो मोर्चा बिहार में संभालने का जिम्मा उन्होंने अपने कंधे पर लिया हो, उसे बखूबी पूरा करते नजर आए। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं मतदान केंद्र से, जहां पर बिहार में लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं मतदान केंद्रों पर। और तमाम दिग्गजों ने किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वो हमने आपको लगातार दिखाया। बिल्कुल, तो अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से, सूरज कुमार मिर्जापुर से और हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए कि किस तरह की तस्वीरें आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं देखने को मिल रही हैं, मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, कौन कौन से चुनावी मुद्दों पर आज मतदान जारी?
राघवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए राघवेंद्र का बाद में रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास लौटते हुए, ईशा, लगभग 8:10 का समय हो चुका है और एक बार फिर से हम वो तस्वीरें देखना चाहेंगे कि मतदाता कितनी ज्यादा जागरूकता के साथ मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों के साथ मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की। ये आप देखिए कि यहाँ पर मतदाता पहुँच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं और एनएसएस जो स्वयंसेवक हैं यहाँ पर लगाया गया है, गर्ल्स स्कूल में ही इस वक्त हमारी मौजूदगी है और उन्हें यहाँ पर ले जाया जा रहा है। इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, मतदान करने पहुँचे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करने वाले हैं इस बार? क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान देने वाले हैं आप? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वोट डालना वैसे डाल दें। क्या उम्र है आप? मेरी 83 साल हो एक बेटी। 83 साल। है। सर, मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपनी माता जी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे क्या है जी, वो ठीक है, देश के उसमें मुद्दों को भी देख करके हमने देना है, वोटिंग करनी है बस, और ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा लगता है आपको? नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, और आप कुछ नहीं। मानते हैं कि देश का विकास हुआ है 10 सालों में? हाँ बिल्कुल हुआ जी, विकास में कहीं कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर हम लगातार साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं जिक्र भी कर रही हूँ कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मतदान देने पहुँची हैं। क्या उम्र है आपकी? 90 ईयर। आज मेरा बर्थडे है। जन्मदिन की बहुत बहुत थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगी, किन मुद्दों को ध्यान पे रख के वोट दिए? देखो जी, हमें तो सबको ऐसे चाहिए कि सबकी सेवा करनी चाहिए। जो हम सेवा वाली गद्दी पे बैठते हैं तो सेवा ही करनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जनता भी बहुत है, उनका भी कसूर नहीं और जनता का भी कसूर नहीं। जनता को भी चाहिए सब कुछ और देने वालों को भी ख्याल रखना चाहिए। बस यही मुद्दा है हमारा। तो खाना पीना, पहनना, दवाइयाँ, जो सबका ओल्ड एज में तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ना। बाकी सब बिल्कुल ईशा, ठीक है, बिल्कुल जैसे ईशा चल रहा है। लौटेंगे। और बुजुर्ग महिला देखिए किस तरह से अपने जन्मदिन पर मतदान करने के लिए पहुंची हुई है। नेटवर्क 10 की पूरी टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस चीज के लिए भी शुभकामनाएं कि आज वो अपने जन्मदिन के साथ सुबह से ही इतना ज्यादा जागरूक नजर आई हैं और मतदान करने का उन्हें अवसर मिला है, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची है। निशु, देखिए लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा प्रेरक हो जाती हैं उन तमाम युवा वर्ग के मतदाताओं के लिए जो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं और उन्हें मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और बखूबी बुजुर्गों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू जो अभी की यंग जनरेशन है, उनसे ज्यादा आप देखेंगे कतारों में खड़े हुए हैं बुजुर्ग। चाहे महिलाओं की बात करें, महिलाएं भी बेहद जागरूक नजर आ रही हैं, जैसे कि तस्वीरें सूरज ने हमारे साथ साझा की थी। आपके पास आते हुए राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे स्टेट हेड। राघवेंद्र, कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, मताधिकार किस तरीके से करते हुए मतदाता यहाँ पर नजर आ रहे हैं? मनीषा, इसमें हम देवरिया जनपद का जो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे एक ग्रामीण अंचल का बूथ है चुरिया, जो बिहार की सीमा को भी टच करता है और ये लोकसभा बलिया जिले को भी टच करता है। और सुबह 7 बजे से यहाँ मतदाताओं की एक लंबी लाइन लगी हुई है। तस्वीरों में हम दिखाना भी चाहेंगे, यहाँ पे खास करके जो महिला मतदाता हैं या लगभग 50 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। और खासकर महिलाओं की यहाँ पे जागरूकता कहिए या ये कहिए कि उनकी सक्रियता या मत को लेकर जो उनका इंटरेस्ट है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है और महिला मतदाताओं की लाइन लंबी है। इसके अलावा हम बात कर लें अगर पुलिस व्यवस्था की और जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं ताकि किसी को धूप न लगे, धूप से कोई परेशानी न हो। इसके अलावा तमाम पुलिसकर्मी भी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है।
और इस बूथ पे सामान्य गति से मतदान चल रहा है और लगभग यहाँ 4 पोलिंग बूथ बने हुए हैं। चारों पोलिंग बूथ पे लंबी लंबी लाइनें हैं और इसमें महिलाओं की संख्या ये कहा जा सकता है मनीषा कि यहाँ लगभग 60 से 70% है और 30 से 40% ही पुरुष मतदाता दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सुनेंगे राघवेंद्र। और इससे बीच ये देखिए तस्वीरें जब मिथुन चक्रवर्ती अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये खास तस्वीरें नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल में पहुंच गए हैं और देखिए कतारबद्ध तरीके से वो अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि कतारबद्ध होके ही तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान करें। तमाम दिग्गज देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए तस्वीरों में। और अब हम आपको दिखा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती देखिए अंदर पहुंच चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और मतदान करने के लिए देखिए पूरी तरह से कतारबद्ध होकर पहुंचे। उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि कतारबद्ध होके ही अपने समय आने का इंतजार करें, अपने नंबर आने का इंतजार करें और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। और ये तस्वीर आप देखता है, राजनेता हो या फिर अभिनेता हो, लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और प्रयोग करने के बाद किस तरीके से अपनी उंगली पर अमिट स्याही भी दर्शाते नजर आ रहे हैं। एक प्रतीक लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदार बनने का, इसी के साथ जागरूक करने का भी तमाम जनता हो, बुजुर्ग हो और क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन पे खड़ा होकर वोट दूंगा मैं। 40 मिनट तक आपने देखा होगा मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आ गया, बस खत्म। जी अभी मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ, मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना, तो आज से मैं सिर्फ फिल्म लाइन की बात करूंगा, राजनीति नहीं। वेस्ट बंगाल का इस बार रिजल्ट ये अभी फिर वही आप बात कर रहे हैं, अभी कमीशन की बात हो रही है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं साधारण नागरिक के हिसाब से खड़ा हुआ, जैसे लोग वोट करते हैं सभी करते हैं, देखिए सभी कर रहे हैं, मैं वैसे ही वोट किया। ये निशानी है, उम्मीद रहे, उम्मीद करता हूँ कि डेमोक्रेसी जिंदाबाद। बस देखिए भैया ये इलेक्शन कोर्ट के अंदर है, अभी भी हमने कुछ नहीं बोल सकते। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा अभी 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। बस थैंक यू वेरी मच। की तरह पहुंचा हूं और इसी तरह से सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और मतदान स्थल की व्यवस्था को बरकरार रखने में सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने खुद बताया कि वो 40 मिनट से कतारबद्ध हुए खड़े हुए थे और उसके बाद जब उनका नंबर आया तो उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राघवेंद्र आपके पास फिर लौटते हुए अपनी बात पूरी कीजिए। राघवेंद्र आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है मनीषा। अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यहाँ के बूथ की बात करूं तो सामान्य गति से यहाँ पे मतदान चल रहा है और महिला मतदाताओं की यहाँ संख्या ज्यादा है और ये वो लोकसभा सीट है जहाँ पे ये कहा जाए कि सलेमपुर पिछड़े हुए इलाकों में माना जाता था। यहाँ पे सड़कों का बहुत अभाव हुआ करता था और चूंकि उत्तर प्रदेश का एक कॉर्नर है, एक किनारा हो जाता है, बिहार का जो सिवान जिला है उसका समीपवर्ती जिले का गांव है ये, जहाँ पे बूथ बना हुआ है और आबादी के हिसाब से तो बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ की जागरूकता की बात की जाए, नागरिकों की अशिक्षित होने के बावजूद या कहा जाए कि साक्षरता दर कम होने के बावजूद भी महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और महिला मतदाता तमाम लंबी कतारों में अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहूँगा मनीषा की कुछ जो मतदाता हैं उनसे बातचीत करके दिखाऊं कि आप देखें तस्वीरों में क्या है यहाँ का मुद्दा और कैसे यहाँ के लोग वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर आप अपने मत का प्रयोग किए, क्या है स्थानीय मुद्दा, क्या है यहाँ का? यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर लोग वोट कर रहे हैं। जो है
यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। रुझान बता रहा है कि महिलाएं बिल्कुल देश के लिए वोट कर रही हैं। देश के लिए तो सभी करते हैं, लोकतंत्र के लिए सभी करते हैं, देश के लिए क्या असर है? देश का असर यह है कि राम मंदिर पर सब महिलाएं, राम मंदिर सब जाकर अयोध्या के दर्शन कर आई हैं भगवान राम का, और वहाँ सब इन्होंने शपथ लिया है कि हम वोट करेंगे, भाजपा को जिता रहे हैं टोटली औरतें। आइए कुछ जो महिला मतदाता हैं जो लाइनों में लगी हुई हैं उनसे बात करते हैं। चाची, कौन मुद्दा पे वोट दिया था? मुद्दा राम मंदिर को सर। आप चाची कुछ बोलोगे? राम मंदिर, सब राम मंदिर। आप चाची? हाँ, राम मंदिर। लाइनें तो महिला मतदाताओं की यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन 3-4 महिलाओं से मैं पूछा तो सबने राम मंदिर का जिक्र किया। हो भी सकता है कि ग्रामीण अंचल में, और चूंकि अयोध्या यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी पे है, तो राम मंदिर का ज्यादा प्रभाव हो। वैसे राम मंदिर एक साइलेंटली मुद्दा है भी इस लोकसभा चुनाव में, ऐसा माना भी जा रहा है कि आम मतदाताओं का झुकाव, चूंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर बना है। अयोध्या के लिए और पूर्वांचल के लिए, यूपी के लिए गौरव की भी बात है, और महिला मतदाताओं का रुझान यहाँ पे राम मंदिर पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि ग्रामीण अंचल में राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। मनीषा, ठीक है राघवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ मिर्जापुर से सूरज भी लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट साझा कर रहे हैं, ताजा तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल वहां पर अभी बना हुआ है। सूरज, अगर मिर्जापुर की सियासी लड़ाई की बात कर ली जाए तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला, क्योंकि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को ललकारा था, उन्हें ललकारने के बाद सीधा मुकाबला, कहीं ना कहीं सीधी टक्कर लेने की उन्होंने कोशिश की, तो ऐसे में इस सीट पर मुकाबला अब किस तरह से आप देख पा रहे हैं? कितना कड़ा और कितना बड़ा मुकाबला मिर्जापुर सीट पर इस वक्त होता हुआ, हवा क्या कुछ कहती हुई? हवा एकदम बदल चुका है। यहाँ का जो चुनावी मैदान है घमासान चल रहा है, मगर जो मताधिकार का प्रयोग है वह अपना जो अनुप्रिया पटेल जी लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारने की चांस में है, मगर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका भी टक्कर समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद से है और मनीष त्रिपाठी बसपा से हैं। तो हालांकि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर फिर भी मैं बताऊं कि कांटे की टक्कर इस बार भी यहाँ चल रही है मिर्जापुर में। तो कहते ऐसे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ से विजयी होता है और यही 5 सीटों से विधानसभा पहुंचाने का प्रदेश के लोग काम करते हैं। और यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ विकास की जो धारा चल रही है वो वर्तमान में कई योजनाएं चल रही हैं, और जो विकास हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ यादगार और कुछ अधिक विकास किए गए हैं। इस बार अनुप्रिया पटेल जी का भी जो सोच है कहीं ना कहीं वो अपने आप में मन बना के बैठी है कि हमें जीत मिल सकती है, और इस प्रकार से विकास भी यहाँ हुआ है। तो माँ विंध्यवासिनी मंदिर यहाँ मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, यहाँ भी विकास बढ़िया हुआ है। तो रमेश बिंद भी और कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव के यहाँ आने से जो रैलियां यहाँ की गई है, और वहाँ रैली में काफी जोड़ तोड़, काफी अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो इस प्रकार से अगर कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है तो कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल का वोट बैंक कटने की भी संभावना जताई जा रही है। तो जिस प्रकार से ठाकुर समाज के लोग भी, क्षत्रिय समाज के लोग भी उनसे नाराज चल रहे हैं, उनके समाज के पदाधिकारियों के द्वारा भी यह आह्वान भी किया गया कि अनुप्रिया पटेल को प्लेट पे वोट ना दिया जाए। तो ऐसे में अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो उनके वोट बैंक की कुछ न कुछ कमियां और कुछ न कुछ कट रही है। तो जो बगल से और अगर देखा जाए तो वह रमेश बिंद को और बसपा को, त्रिपाठी को फायदा हो सकती है, मनीष त्रिपाठी को। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिन ढलता जा रहा है, दिन बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार से महिला मतदाता और पुरुष मतदाता लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ जनपद की उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पे चुनाव चल रहा है। तो किसी न किसी अगर देखा जाए तो यह बड़ा ही अनोखा है। तो हम किसी बात करना चाहेंगे किसी वोटर से जो अपने मत का प्रयोग भी कर चुके हैं। तो ऐसे में
बिल्कुल, आपसे बातचीत को जारी रखेंगे और आप भी मतदाताओं से बातचीत जारी रखिएगा। और लगातार ये निशु जो हमने तस्वीरें दिखाई, देखिए एक तस्वीर बहुत बेहद खास हो जाती है जब महिला मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और महिला मतदाता ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि अगर हम अपना काम छोड़ के मतदान करने के लिए पहुंच सकते हैं तो बाकी लोगों को भी पहुंचना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महामतदान पर महा कवरेज लगातार जारी है नेटवर्क 10 की ओर से, जहां पर लगातार तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। ईशा, आपके पास आते हुए चंडीगढ़ के साथ आप पंजाब भी कवर करती है, पंजाब पर ही सवाल ले लेते हैं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर इस बार मतदान हो रहा है और इस बार सबसे अलग ये हो रहा है कि बीजेपी सभी 13 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। किस तरीके से देख रहे हैं इस घमासान को? बिल्कुल, देखिए इस बार जो मुकाबला है एक या दो पार्टी में नहीं बल्कि चारों पार्टियों में यहाँ पर मुकाबला है पंजाब में। और पहली बार हो रहा है कि गठबंधन से अलग अपनी राह पर 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। 2019 में अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 3 सीटों पर 2019 में अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे। लेकिन इस बार चुनौती है कि 13 सीटों पर आप उम्मीदवार उतार रहे हैं तो कितनी सीटें निकाल पाते हैं, क्योंकि पिछली बार 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे तो 2 ईशा, आपके सीटें साथ गुरदासपुर और मतदाता होशियारपुर खड़ी हुई की है, उन्होंने उनका एक बार जीती रुक थी। कर लीजिए, कड़ा क्या कुछ मुकाबला। कहना है सुना दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए काफी देर से ये लोग खड़े हैं, इनसे एक एक करके मैं राय लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर पंडित काफी देर से खड़े हैं, इनसे पूछ लेती हूँ, क्या लगता है कि राम मंदिर ही एक मुद्दा है या महंगाई और बेरोजगारी भी? बहुत मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा तो है, राम जी का मंदिर बनवाना सबसे बड़ी काम है सनातन धर्म के लिए, ये गर्व की विषय है। और राजनीति के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी है ये धार्मिक संस्था भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये ऐसी संस्था है। मोदी जी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो लोकल जो हमारे हैं आदरणीय जो संजय टंडन जी, वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं हमारे हर सुख दुख में, और सबके लिए, नहीं कि सिर्फ धर्म के लिए, हर आदमी के साथ वो खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दुख हो या सुख हो, हर समय खड़े रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि धार्मिक विचार के हमेशा धार्मिक कार्य करते रहते हैं, अपने धर्म ग्रंथ को आगे बढ़ावा देते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देते हैं, जनहित की बातें करते हैं और कहते हैं और करते भी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए उनको वोट देना बहुत ज़रूरी है। आप बताएं माता जी, क्या उम्र है आपकी और किन मुद्दों को ध्यान पे रख के वोट दिया है आपने? मेरी उम्र 65 ईयर की है और मैं जब से देख रही हूँ संजय टंडन जी, हम 30 साल से यही इंतज़ार कर रहे थे कि इनको टिकट मिले और हमारे ये शहर को देख सकें। और इनके पापा ने भी बहुत काम किए थे, उनका काम देखते देखते हम चाहते थे कि संजय टंडन जी को भी अच्छे संस्कार मिले हुए हैं इनको अपने घर से, और मेरे को पूरी विश्वास है वो अपने शहर का ध्यान रखेंगे। और महिला होते हुए लगता नहीं है कि महंगाई यहाँ पर मुद्दा है? महंगाई के साथ साथ तो आजकल सैलरीज भी बहुत है लोगों की, ऐसी बात नहीं है लोगों को महंगाई की दिखती है, महंगाई नहीं है, एक महंगाई मुद्दा नहीं है। अगर सारे हम अपना इनकम टैक्स सब कुछ अपना टाइम पे सब दें तो महंगाई कोई नहीं है। बिल्कुल, देखिए और भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखा है, श्री राम जी को ही या अन्य? नहीं, जो सबको लेकर चले, राम जी को लेकर चले, सारी जनता को लेकर चले, हम उसकी तरफ से ही हैं। यहाँ हमारे इस एरिया के संजय टंडन जी हैं जो सबको लेकर चलते हैं, हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको हम ज़्यादा बड़े। देखिए बीजेपी ने यही वजह है कि दाव खेला है स्थानीय नेता पर, लंबे समय तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं चंडीगढ़ के, और इस बार उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। मौजूदा सांसद किरण खेर की यहाँ से टिकट काटी गई है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्थिति में, यहाँ पर मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। दूसरी तरफ खड़े हैं इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ने मनीष तिवारी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे पंजाब का, और
पंजाब में क्योंकि इस बार मुकाबला एक दो पार्टी नहीं बल्कि 4 पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है, जिसमें श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पंजाब में किसी तरीके का गठबंधन नहीं है। जालंधर, लुधियाना, पटियाला, ये सीटें वो हैं जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इसके बाद बठिंडा, अमृतसर, गुरदासपुर आ जाती है और कहीं इस सीटों की अगर बात करें तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनौती देती हुई नजर आ रही है, लेकिन पूरा टिका हुआ है मतदान प्रतिशत पर। लगातार भीषण गर्मी यहाँ पर जारी है। इस भीषण गर्मी के बीच सुबह के वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार जो मतदाता हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों की संख्या और महिलाओं की ज्यादा है। ऐसे में दोपहर तक जो क्या मतदाता घरों से बाहर निकल पाते हैं या नहीं, और शहरी वोट कितनी पड़ती है, ग्रामीण वोट कितनी पड़ती है, इस ठीक है। और गोरखपुर से संकट मोचन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। संकट मोचन, लगभग 8:30 बजे का समय हो चुका है। ऐसे में सबसे पहले तो वहां की ताजा तस्वीरें दिखाइए, बताने का प्रयास करिए कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह से जो मतदाता है वो जागरूक नजर आ रहे हैं, और उनसे ये भी जानने का प्रयास करें कि किस मुद्दे के साथ वो मतदान स्थल पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि इस समय तो ताजा अपडेट आपको बता दें कि सबसे पहले जो है यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश के जो है कि राज्यपाल जी हैं शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ पे आकर के मतदान कर रहे हैं और अभी कुछ ही क्षणों में मतदान करके बाहर निकलेंगे। मीडिया से भी बात करेंगे और मैं आपको बात करूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, बात करेंगे। ये बताइए भाई साहब, इस बार जो है मतदान किस पक्ष पे कर रहे हैं? पक्ष जो है विकसित भारत के लिए हम लोग मतदान कर रहे हैं, ठीक है, कि ये देश विकसित हो, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें मतदान चल रहा है। देश को विकसित करना, और मैं तो चाहूंगा कि जो है मोदी जी अगर इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं 400 सीटों के साथ ही, तो देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना, और हम विकसित देश, जैसे हमारे देश का मध्यम वर्ग, निम्न वर्गीय युवा है, जैसे मोदी जी का प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया, उसके माध्यम से युवाओं को जो है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग युवा, उनको जो है कोई भी सरकार, विश्व की कोई सरकार नौकरी नहीं दे सकती। जितने विकसित देश हैं सब मैन्युफैक्चरिंग हब पर डिपेंड्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब को ध्यान में रख करके, ताकि हर वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के युवाओं को जो रोजगार मिले, इसे ऑटोमेटिक नेचुरली हम निर्यात करने लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब करेंगे, हम निर्यात करेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग वोट कर रहे हैं। और सुरक्षा मेन मुद्दा है, जो तमाम जो नक्सलियों की जो समस्याएं हैं, देश की जो आंतरिक व्यवस्था या आंतरिक सुरक्षा है, इसको ध्यान में रख करके हम लोग वोट कर रहे हैं और जागरूकता भी फैला रहे हैं, ठीक है, ताकि वोट का प्रतिशत बढ़े। क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सब नागरिक इस देश के सुरक्षित रहेंगे। इसको ध्यान में हम वोट कर रहे हैं, ठीक है। क्या और विपक्ष जो पार्टियां हैं, क्या उसको अगर ये करने से क्या देश सुरक्षित नहीं रहे? बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष में जैसे क्या है कि 70 साल कांग्रेस ने रहा, ठीक है, लेकिन जो 70 साल में इन लोग को हिंदुस्तान को विकसित करे, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, पाकिस्तान हमारे बाद आजाद हुआ, इजराइल हमारे बाद आजाद हुआ, ठीक है, और विकसित देश है, बहुत सारे देश हमारे बाद आजाद हुए, लेकिन उनकी पॉलिसी थी अपने वहां राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक इतना भ्रष्टाचार रहा कि देश विकसित नहीं हो पाया। मैं खुद ठीक है, आपसे बात करेंगे। यहाँ पे महिला हैं, थोड़ा आप आगे आ जाइए। क्या लग रहा है कि इस बार गोरखपुर का विकास या रवि किशन जी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि आज कितने मतों से जीतेंगे? बहुत भारी मतों से। आ जाइए आगे। क्या यहाँ पे गोरखपुर में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, हमारे पूजनीय महाराज जी ने और सांसद रवि किशन जी ने किया है विकास। यहाँ पे निषाद फैक्टर भी देखे रहे हैं कि मतलब कहीं कहीं जो काजल निषाद हैं वो भी मतलब चुनाव लड़ रही हैं, तो निषादों का वोट कुछ डाइवर्ट होता नजर आ रहा है? नहीं डाइवर्ट हुआ, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, हमारे रवि किशन जी जो निकलेंगे आगे। यहाँ पे और भी हैं, आप आगे आ जाइए। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव गोरखपुर का कैसा होने वाला है, कि क्या कुछ बदलाव होगा या कांटे की लड़ाई हो रही है? बिल्कुल है, एकदम जो है भाजपा एकदम निकाल रही है। क्या किस मुद्दे पे भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा का विकास सब लोग देख ही रहे हैं, भाजपा हर क्षेत्र में इतना विकास की है, उस मुद्दे पर जो है सारे लोग वोट दे रहे हैं। क्या सरकार के पहले क्या ऐसा विकास हुआ था क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के पहले, मोदी के पहले विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। जब से मोदी आए तब से विकास की रफ्तार इतना बढ़ गई है कि देश और विदेश में भारत का नाम जो है बहुत आगे चल रहा है। ठीक है, आपसे बात करेंगे कि आप बताइए जो है कि इस बार का चुनाव जो है कि बहुत दिलचस्प हो रहा है। क्या गोरखपुर में रवि किशन कितने मतों से जो है कि लीड कर सकते हैं? रवि किशन जी की सत्यता ये है कि किसी से लड़ाई नहीं है। गोरखपुर की ये जनता जो है सब पढ़ी लिखी जनता है, और ये जनता निश्चित रूप से गोरखपुर का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, सुरक्षा हुआ है, माफिया यहाँ से हटाए गए हैं, मारे गए हैं,
तो उसका भी जनता के ऊपर असर है। अब कोई भी माफिया सर नहीं उठा चल रहा है। तो अगर आप 2 रोटी कमाते हैं, 2 रोटी का इंतजाम करते हैं और घर आप परिवार और समाज में सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जी, यहाँ पे और भी भाई साहब हैं। आप भैया ये आप युवा हैं, क्या सोचते हैं देश के बारे में? हिंदुत्व एवं विकास, योगी आदित्यनाथ का मुख्य मुद्दा हिंदुत्व और विकास है, और विकास के नाम पे हर युवा वोट दे रहा है। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, लेकिन मोदी जी ने बेरोजगारी को हटाने के लिए स्वरोजगार का मुद्दा उठाया है, और बेरोजगारी एकदम से खत्म नहीं हो सकता है। स्वरोजगार, क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो है, लेकिन सपोर्ट क्या होगा? मोदी को। ठीक है, आ जाइए। क्या लग रहा है कि इस बार का जो है कि चुनाव कौन ले जाएगा? इस बार का चुनाव 300 से अधिक जाएगा। इसको भेजेंगे 300 से? हम लोग वो जो पहले सरकार थी वो 300 के आसपास जाएगी, इससे अधिक जाने की उम्मीद नहीं है। और भी यहाँ पे युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप आगे जाइए। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो है कि गोरखपुर में कैसा होने वाला है? सर, इस बार तो गोरखपुर में लोग निकल कर आ रहे हैं, डेवलपमेंट पे मेन फोकस होगा सबका, डेवलपमेंट क्या हुआ क्या नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि 5 साल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। गोरखपुर में भी हुआ है और बिल्कुल संकट मोचन ठीक है। और निशु देखिए, लगातार संकट मोचन मतदाताओं से बातचीत करते हुए नजर आए और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि इस बार के सियासी लड़ाई को वो किस तरह से देख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड भी जुड़े हुए हैं लगातार। देवरिया में आप मौजूद हैं राघवेंद्र प्रताप। जिस तरीके से देवरिया के अगर समीकरणों को देखा जाए, जातीय समीकरणों को, यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय का एक बड़ा वर्चस्व देखने को मिल रहा है, खासकर जो देवरिया विधानसभा है वहां पर। और जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको कि बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब हो रही है यहाँ पर एक ब्राह्मण कार्ड खेलकर? बिल्कुल जी, बिल्कुल निशु, आपने सही कहा कि जो देवरिया सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य तो है ही है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि देवरिया की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाधिक सेफ सीट मानी जाती है। वहाँ विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, खासकर देवरिया जो लोकसभा है और देवरिया विधानसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है। वहीं जब हम सलेमपुर लोकसभा की बात करते हैं या विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ जातियों का समीकरण अलग होता है। यहाँ पे ओबीसी जातियां ज़्यादा हैं, इसके अलावा ऐसे जो हरिजन जातियां वो ज़्यादा हैं, मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे जाति संतुलन रखने के लिए ही हमेशा भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव कुशवाहा को टिकट देती है, ताकि कुछ पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है तो वो भी वोट उनको मिले। वहीं देवरिया की प्रॉपर जब हम बात करते हैं तो चूंकि शशांक मणि त्रिपाठी इस बार मैदान में और वहाँ से विधायक भी शलभ मणि त्रिपाठी हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से ब्राह्मण प्रत्याशी पे ही भरोसा जताया है, क्योंकि इसके पहले रमापत राम त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए थे देवरिया से, वो सांसद थे। तो लगातार एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण बाहुल्य सीट पे ब्राह्मण प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी देवरिया पे उतारते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी लगातार बनी हुई हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हुए, ईशा, तो चंडीगढ़ सहित संपूर्ण पंजाब को लेकर आप जानकारी साझा कर रही है कि किस तरह से सियासी लड़ाई आज देखने को मिल रही है आखिरी और 7वें चरण में। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक ठंडे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आया मंडी सीट पर। तो इस सियासी घमासान को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, किस तरह से देख रही है मंडी सीट की लड़ाई को? बिल्कुल, देखिए मंडी सीट सबसे देश भर में हॉट सीट भी बनी हुई है, क्योंकि वहां से बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत। और कंगना रनावत के लिए चुनाव करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंडी पहुंचे थे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री ने भी चुनाव प्रचार बड़े जोरों शोरों से वहां पर किया। और साथ ही अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को ललकारने का काम कंगना रनावत ने किया, और तभी से वो चाहते थे कि कंगना से उनकी मुलाकात हो और कंगना के लिए चुनाव प्रचार करना उनके लिए बहुत ही
खुशखबरी की बात थी। इस तरीके की बात चुनावी रैली में खुद योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए थे। प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे क्योंकि सबसे हॉट सीट ये मानी जा रही है। दूसरी तरफ है उनके सामने खड़े सुक्खू सरकार में पिडोल्डी मंत्री विक्रम आदित्य सिंह। विक्रम आदित्य सिंह की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और उनकी जो माता हैं वो मंडी सीट से मौजूदा सांसद भी हैं और साथ ही साथ प्रतिभा सिंह अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश से। लेकिन सुक्खू सरकार के साथ जिस तरीके की उनकी अनबन है वो जगजाहिर सबने देखी थी और मंडी सीट हॉट सीट बनी हुई है कि क्या पंजाब दे लोकतंत्र ਲਈ बहुत ਵੱਡਾ दिन है। ਅੱਜ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। मतलब 70% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 75 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ परसेंटेज ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ 5 ਸਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। अपना मत का अधिकार मतदान कहते हैं। तो आपने सुना पंजाब के सीएम भगवंत मान को। बनाने की पूरी तैयारी में जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आज एग्जिट पोल है और कांग्रेस जिस तरीके से एग्जिट कर रही है, पार भी नहीं होगा, 145 में ही रह जाएगी बीजेपी। मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं ले रही तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अखिलेश यादव के कमेंट पे क्या कहना है आपको? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 300 पार तो छोड़ दीजिए, 145 पे ही निपट जाएगा। चलिए 3 दिन दूर नहीं है। जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे फिर दोनों अलग हुए। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूं तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मेडिटेशन को लेकर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में चली गई है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जब आपके पास कोई और मुद्दा नहीं बचता और आप जनता को फेस नहीं कर पा रहे और आपको समर्थन नहीं मिल रहा तो आप पहले दिन से बहाने ढूंढने शुरू करते हो। कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हो, कभी अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो। सच ये है कि जनता किसके साथ है वो तो देश जानता है। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री की मेडिटेशन को लेकर जिस तरीके से हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, कुछ फेरबदल आएगा? मुझे तो लगता है मेडिटेशन आज केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया को, जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की हम बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, तो हमारे योग, आयुर्वेद और हमारे ध्यान, इन सब ने मेडिटेशन में बहुत बड़ा योगदान दुनिया को दे सकता है। मोदी जी ने विकास और विरासत दोनों को बचाने का काम भी किया है, आगे बढ़ाने का भी काम किया है और मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा संदेश है, विकास भी विरासत भी। और इसमें विरोध किस बात का है? आखिरकार बाकी लोग इन दिनों में क्या कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की टिप्पणी की गई है कि वो वेकेशन पे चले जाएंगे, आपका क्या कहना है? ये उनको तय करना है। कुछ लोग ध्यान लाते हैं, कुछ लोग वेकेशन करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैंकॉक मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं। अपना अपना स्थान चुनना है। हमें भारत में सब कुछ मिलता है, कुछ लोगों को विदेश में मिलता है।
अनुराग ठाकुर जो कि सीधा बात कर रहे थे और जाहिर सी बात आज है इस वक्त जो है चुनौती है कि उन्होंने क्या कुछ कहा और ये भी दिखाया कि किस तरह से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ईशा अपनी बात को तो पूरा करें ही, साथ ही साथ भगवंत मान और अनुराग ठाकुर के बीच ये जो सियासी तनातनी देखने को मिली, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मंडी सीट का हम जिक्र कर रहे थे, विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरीके से पलटवार किया था कंगना रनावत का पर, और उनको लेकर कहा था कि जहां जहां कंगना रनावत जाएगी उन मंदिरों को गंगा जल से धुलाया जाएगा। और वहीं अगर हम विक्रमादित्य की बात करें, उन पर भी पलटवार कंगना रनावत करती नजर आ रही है। सबसे हॉट सीट यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इसके साथ 6 विधानसभा प्रदेश में होने जा रही हैं। इससे ही 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो तय हो जाएगा कि सुक्खू सरकार क्या टिक पाती है या नहीं टिक पाती है। दूसरी तरफ आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि 13-0 आम आदमी पार्टी इस बार इस लोकसभा चुनाव में लेकर जाएगी। इससे पहले देखिए एक बुजुर्ग मतदाता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या उम्र है आपकी? 80 इयर्स। और क्या कुछ ध्यान में रख के इस बार वोट करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो ये व्यवस्था की थी कि आप घर पर भी दे सकते हैं मतदान? रूटीन ऐसे ही है तो हमने कहा वी कैन गो, सो माइट एज वेल डू इट, इसलिए आप आई हैं। और क्या मुद्दे रहेंगे जिसको ध्यान में रख के वोट देने वाले हैं आप? ओवरऑल बेनिफिट फॉर द कंट्री, इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से मनीषा जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए। और हम जिस तरीके से पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में अलग अलग दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 13 की 13 सीटों पर अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। कांग्रेस भी दावे कर रही है कि 13 की 13 सीटें उनके खाते में जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस तरीके के दावे करते नजर आ रही है। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल की बात करें, पंथक पार्टी है, प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच नहीं है। बठिंडा सीट किस तरीके से बचाई जाए, जो कि परंपरागत सीट है, उस पर पूरी कोशिश यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की है। बठिंडा सीट भी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि वहां से सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल चुनाव मैदान में हैं। और शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करें, सिकंदर सिंह मलूका, उनकी बहू को ही बीजेपी की तरफ से जो IAS अधिकारी रही है परमपाल कौर, उनको ही चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। तो ऐसे में बठिंडा भी एक तरीके से हॉट सीट यहाँ पर बनी हुई है। जालंधर की बात करें, आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद को ही बीजेपी ने टिकट दे दी। और सुशील कुमार रिंकू, जो कि कुछ साल पहले ही उपचुनाव में जीते थे लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की टिकट पर, और उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था आम आदमी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन उनके नाम की घोषणा के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें टिकट दी है और जालंधर से ताल ठोकते आ रहे हैं। और ये बेहद दिलचस्प चीज है कि बीजेपी ने ज्यादातर उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है जो कि दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने आए। 13 की 13 सीटों पर बीजेपी इस बार लड़ रही है, यानी 3 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी अब सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ती इस बार नजर आ रही है। आपके पास आते हुए हमारे साथ मिर्जापुर से सूरज जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट है पोलिंग बूथ पर, ये भी बताइएगा। इसी के साथ सियासी समीकरणों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल, जिस तरीके से चुनावी मैदान में इस बार कहा जा रहा है कि उनका रास्ता जो है वो पिछली बार जितना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सपा ने यहाँ से रमेश बिंद को चुनावी मैदान में उतारा। मल्ला समुदाय से आते हैं, जो कि जिनका वर्चस्व काफी ज्यादा है। इसी के साथ मनीष तिवारी के साथ बीएसपी चुनावी मैदान में, जहां पर दलित और एक ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सूरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जैसे कि आप जानते हैं यहाँ की मनीष त्रिपाठी जो ब्राह्मणों का वोट काटने का काम करेंगे, और दूसरी तरफ रमेश बिंद जो सपा से हैं, सपा से उनको तारा की टिकट दिया गया है, और कहीं न कहीं वो भी वोट बैंक अनुप्रिया पटेल का काटने का प्रयास ही करेंगे, क्योंकि ऐसे कई बयानबाजी भी हुई हैं जिनमें कई वोट और कई लोगों का
चलिए, सूरज की आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस बीच तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अगर ओवरऑल बात कर ले, 57 सीटों में से 13 पूर्वांचल की बेहद अहम सीटें और इसमें वाराणसी सीट की बात कर ले, आप पूरा उत्तर प्रदेश कवर करते हैं, वाराणसी सीट की बात कर ले तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोदी वर्सेज मोदी की लड़ाई है, क्योंकि हर बार यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हैं और इस बार भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बिल्कुल निशु, अगर हम वाराणसी सीट की बात करते हैं तो पीएम मोदी वहां हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है और ये सत्य भी है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास किया गया, जिस तरह की वहाँ सकरी गलियों का चौड़े चौड़ी सड़कों में बदला गया, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जाल वहाँ बिछाए गए, वहाँ के जो ग्रामीण इलाके थे, जो गांव थे, उनका जिस तरह से विकास किया गया, पुनरुद्धार किया गया, उसको लेकर पीएम मोदी की लड़ाई हार जीत के लिए नहीं बल्कि इसके लिए है कि जीत का आंकड़ा इस बार कितने लाख का होगा, कितनी बड़ी जीत होगी। इसके अलावा हम चंदौली सीट की बात करें तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे वहाँ से चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार भी वहाँ से वो सांसद थे। वहाँ पे लड़ाई तो है लेकिन महेंद्र नाथ पांडे का भी पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं हम सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज की बात करें जहाँ से अपना दल जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के हिस्सेदार है, वहाँ पे उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं जब हम गाजीपुर, घोसी, मऊ की बात करते हैं, हालांकि घोसी में ओपी राजभर जो एनडीए के हिस्से हैं, उनके बेटे अरुण राजभर इस समय चुनावी मैदान में है, लेकिन उनको कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए देखा जा रहा है। वहीं गाजीपुर सीट की बात कर लें तो वहां पे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ये पहला लोकसभा का चुनाव है और वहां पे मुख्तार अंसारी के प्रति मतदाताओं का रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है और वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है भी, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वहीं हम बलिया सीट की बात कर लें तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर इस समय चुनावी मैदान में है और काफी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लें देवरिया की 2 सीटें जो सलेमपुर और देवरिया हैं, तो चूंकि ये पिछले चुनाव के हिसाब से देखा जाए जिस तरह से गरीबों की योजनाओं का काम किया गया उस आधार पर और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह जाल बिछाया गया, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर लें गोरखपुर और बांसगांव की, तो ये वो सीटें हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही पर्याप्त होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में हुआ करती थी, उस समय भी पूर्वांचल की इन सीटों पे योगी आदित्यनाथ के नाम पे नया पार लगाती थी भारतीय जनता पार्टी। वहीं महाराजगंज सीट की बात कर लें तो महाराजगंज सीट पे पंकज चौधरी लगातार 6 बार से भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। इस बार उनको चुनौती मिल रही है कांग्रेस प्रत्याशी से, लेकिन उनका पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। वहीं कुशीनगर सीट की बात करें हमारे साथ बिल्कुल आगे भी इस चर्चा को इसी तरह से जारी रखेंगे, पल पल का आपसे अपडेट लेंगे। महामतदान की महा कवरेज लगातार जारी रहने वाली है, पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।